हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं, यूपी जीके की सीरीज को हम लोग कवर कर रहे हैं और यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये प्रीवियस ईयर जो एमसीक्यू है हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 जो संक्षिप्त अवलोकन है वो कवर किया जा चुका है और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा कवर करेंगे। ऐसे ही हम लोग कवर करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 या 5 वीडियो में आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल कवर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो रहा है, जहां पर यूपी जीके का जो पोर्शन है वो 20 प्रश्न है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। लेखपाल का नया सिलेबस आया, वहाँ पर भी आपको यूपी जीके का 20 प्रश्न है। 15 प्रश्न आपके कंप्यूटर के कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यूपी जीके आपके लिए, यूपी की परीक्षा के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगला जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 2 है, जड़ित भौतिक विन्यास है। प्रश्न है कि शामली की जो सीमाएं हैं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं। शामली की सीमाएं, तो उत्तर प्रदेश का जो शामली जिला है इसकी जो सीमा है वो हरियाणा राज्य से लगती है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले लगते हैं, तो 6 ज़िले जो है वो सीमाएँ बनाते हैं, जिसमें से सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। आगरा और मथुरा की जो सीमाएं हैं वो राजस्थान तथा गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले की जो सीमा है वह दिल्ली से लगती है। जो जूनियर एनालिस्ट ड्रग का पेपर हुआ फरवरी 2025 में पूछा प्रश्न है कि भारत की जो मानक याम उत्तर है वह कितनी और यह कहाँ से गुजरती है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। भारत की मानक याम उत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों दैट इज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, एक तो होगा चित्रकूट दिया है, महोबा भी होगा। तो चित्र और महोबा जो है दोनों की दोनों जो हैं, वैसे उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से चित्रकूट और महोबा जिला भी होगा। इसके अलावा आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इस तरह टोटल 11 जो है ज़िले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। 11 मई 2025 को यूपी ट्रिपल एससी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में पूछा हुआ है कि महोबा जो जिला है उत्तर प्रदेश के किस रीजन में होगा। रोहिलखंड, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा बुंदेलखंड रीजन, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। महोबा जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सी गुफाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका जो कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं जो कि एमपी में है आपका। वाघ की गुफाएं भी आपको कहाँ मिलेगा, तो वाघ की गुफाएं भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी। इसके अलावा बादामी है जो कि कर्नाटका में होगा। वहीं पर गुप्त गोदावरी जो गुफा है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर बनता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो ये गुप्त गोदावरी जो है ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कहाँ, चित्रकूट जिले में। गुप्त गोदावरी की गुफाएं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। इस गुफा में 2 प्राकृतिक सिंहासन रूपी चट्टानें हैं, जहां माना जाता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने वनवास के दिनों में यहाँ समय बिताया था और दरबार लगाया था। यहाँ एक छोटी नदी है दैट इज गुप्त गोदावरी जो भूमिगत गुफा में बहती है। भीमबेटका की गुफाएं एमपी, वाघ की गुफाएं भी एमपी होंगी और बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोनाकर पहाड़ी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकर है। यह पहाड़ी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अमसोट चोटी है। कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोट चोटी है जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में इसकी कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत जो है वो भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट होती है बेसिकली वो लेटेस्ट जो आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से होती है। तो दैट टाइम जो रहा है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 9.18% है, यानी एग्जैक्ट यानी लगभग जो बनेगा वह ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9.18% वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। उच्चतम बिंदु जो कि आपका सहारनपुर जिले में स्थित है, आमसोट चोटी। आमसोट जो चोटी है यह उत्तर प्रदेश की सहारनपुर जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे उच्चतम बिंदु उच्चतम चोटी है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु आमसोट चोटी है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों का एक हिस्सा बनाती है। यह चोटी सहारनपुर में स्थित है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की जो संख्या है वह कितनी है। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बन जाएगा वह होगा 7, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। बुंदेलखंड रीजन में जो आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या 7 है, कौन कौन से हैं। चित्रकूट होगा, दूसरा बांदा है, तीसरा महोबा, चौथा हमीरपुर, पांचवा जो है जालौन है, छठा झांसी हो जाता है और सातवां ललितपुर है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो कि आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। कौन सा क्षेत्र होगा। राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम जिजाग भुक्ति है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद दिए गए हैं और उनके अधिकतम या न्यूनतम जो क्षेत्र है वह आपको मिलान करना है। लखीमपुर की खीरी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। तो इसका अधिकतम यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही मिलान है। इसके बाद ऑप्शन बी की बात की जाए जो कि सोनभद्र के बारे में बताया जा रहा है कि अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल के मामले में सोनभद्र है। तो यह कथन भी सही है। वहीं पर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल में बताया गया है सीतापुर को। तो सीतापुर में जो एससी पॉपुलेशन है सबसे अधिक है और न्यूनतम भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वह मैक्सिमम तो लखीमपुर खीरी है और न्यूनतम जो है वो हापुड़ है, ना कि सीतापुर। तो यही क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाता है। संत रविदास नगर की बात की जाए भदोही दैट इज न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला है। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी सही जवाब रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, कन्नौज है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज जो कि एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन की शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में बात की जाए तो यह नगर है, ये गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। वर्तमान जो कन्नौज शहर है ये अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25/10/2018 को पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का जो निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। इनमें आप देखेंगे तो जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश के लगभग पूर्वोत्तर में स्थित जिला है महोबा। ऑप्शन सी सही जवाब। बुंदेलखंड की बात की जाए तो भारत की उस भूखंड का नाम है जिसके उत्तर में यमुना नदी है। बुंदेलखंड के उत्तर में यमुना नदी मिलेगी, दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला, पूर्व में टॉन्स नदी और पश्चिम में देखेंगे तो बेतवा नदी है। बुंदेलखंड में शामिल जो ज़िले हैं वो कौन कौन से ज़िले आते हैं तो एक झांसी, दूसरा बांदा, तीसरा ललितपुर, चौथा हमीरपुर है, पांचवा जालौन है, महोबा है और जो है ये सातवां जो है चित्रकूट है। तो टोटल जो है वो 7 जिलों की बात की जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। सोनभद्र अगर ऑप्शन में मिले तो आप लिखिएगा सोनभद्र जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। सूची 1 जो कि हिमालय की चोटियां दी गई हैं और सूची 2 जो कि राज्य है। नंगा पर्वत जो कि हिमालय की चोटी है, नंगा पर्वत की लोकेशन क्या होगी तो नंगा पर्वत का जो लोकेशन है वह मिलेगा जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में होगा। नंदा देवी की बात की जाए तो उत्तराखंड।
नंदा देवी नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। तो ये कंचनजंगा हिमालय की चोटी, तो ये सिक्किम में मिलेगी आपको, नंदा देवी उत्तराखंड। इस तरह यहाँ पर ए का 1 होगा, वी का 3 है और सी का जो है वो 2 है, यानी यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन वी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस क्षेत्र को? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। पहला गाजियाबाद है, दूसरा गौतम बुद्ध नगर है, तीसरा बुलंदशहर, चौथा मेरठ, पांचवा बागपत, छठा हापुड़ है, सातवां मुजफ्फरनगर है और 8वां जो है वो शामली है। हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल और महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, करनाल तथा राजस्थान की भरतपुर व अलवर जो है वो एनसीआर में शामिल है। यूपी के 8 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड नामक जो क्षेत्र है निम्नलिखित पे किस सीमा के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा के अंतर्गत जो बताया गया ये नहीं है। तो ये बुंदेलखंड बेसिकली एमपी और यूपी की सीमा के बीच है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब बन जाता है। तो कुछ पार्ट बुंदेलखंड का देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों वाले हो जाते हैं और मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं बुंदेलखंड के अंदर उनके मिलाकर बुंदेलखंड क्षेत्र बना है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी सही जवाब रहा। उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्य एमपी, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ से लगता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो इनमें आप देखेंगे तो सबसे जो पूर्वी जिला है बलिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बात की जाए तो बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी छोर है बलिया, है ना। सबसे पश्चिमी देखेंगे तो शामली है, सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिणी आपका सोनभद्र है। तो ये सबसे पूर्वी सीमा बनाने वाला जिला है बिहार, बलिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उत्तर प्रदेश की देश की 9 यानी 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की साथ सीमा लगता है, जहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जिसमें बिहार राज्य की सीमा जो है उत्तर प्रदेश की 7 जिलों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले बिहार के साथ सीमा लगाते हैं। जो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर आप देखेंगे तो चंदौली होगा, चंदौली से भी सोनभद्र, फिर गाजीपुर, बलिया, इसके बाद देवरिया है, कुशीनगर है, सबसे ऊपर जो है वो महाराजगंज है। महाराजगंज जो कि सबसे लास्ट में देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला है महाराजगंज। तो यहाँ पर बिहार के साथ भी 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी सहारनपुर और सबसे दक्षिणी क्या है? सोनभद्र। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो नेपाल है दोस्त। लोअर पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा? नेपाल है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन से 7 जिले हैं? सबसे उत्तर में पीलीभीत, फिर दक्षिण आएंगे लखीमपुर खीरी है, बहराइच होगा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रदेश के साथ सहारनपुर हिमाचल के साथ लगा, बिहार के साथ देवरिया है, ललितपुर जो है एमपी के साथ तो हरदोई बचा, वही राइट आंसर होगा आपका। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला किसी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। हरदोई जिसके पूर्व में सीतापुर है, पश्चिम में फर्रुखाबाद और कन्नौज, उत्तर में लखीमपुर खीरी और महाराज शाहजहांपुर, दक्षिण में उन्नाव व लखनऊ जिलों से घिरा हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा दोस्त। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी अलीगढ़ होगा। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज, दर्ज इलाहाबाद, पूर्व नाम
मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन आदि जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल 11 जिले हैं। जबकि उत्तर प्रदेश का जो अलीगढ़ है, सहारनपुर हो गया, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, बागपत, ये सभी जिले जो है हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर नंबर 2 का कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक जो सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों की स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें से शामिल नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के साथ साझा करने वाला जो है राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश भी है, झारखंड है, लेकिन उड़ीसा नहीं होगा। तो यही राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा कुल 9 राज्य दलित 8 राज्यों के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है। तो राज्य 8 हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार था, झारखंड है। तो इन्हीं 21 प्रश्नों के साथ पूरा का पूरा जो चैप्टर रहा है, आप चैप्टर दूसरा जो है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। अगला जो चैप्टर होगा वह जलवायु मृदा संबंधित है। इसी तरह चैप्टर वाइज हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए अगला चैप्टर है जलवायु मृदा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? सबसे अधिक संवेदनशील जो रीजन है वो कौन सा है? सही जवाब यहाँ पर बनेगा बुंदेलखंड क्षेत्र है। 27/7/2025 को यानी 27 जुलाई को जो पेपर हुआ था PPSC ROE एग्जाम, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति अधिक संवेदनशील है। इसका कारण है बुंदेलखंड रीजन में अनियमित वर्षा का होना, जल संकट का, मिट्टी का कटाव, तापमान में वृद्धि आदि। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो कैसी जलवायु है? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा वो ट्रॉपिकल मानसून यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन है डी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रोफेसर स्टाम्पुआ डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने 2 प्रकार में विभक्त किया है। पहला आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु है, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। जलवायुविदों में कोपेनहेगन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थॉर्नवेस्ट के अनुसार समशीतोष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है। तो कोपेनहेगन के अनुसार भी आपको याद रखना है कैसी है, शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की है। तो याद रखना है कोपेनहेगन, ठीक है। अगर मुख्य रूप से आपसे पूछ ले जो लेटर में आता है CWG, ठीक है, CWG या आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, जहाँ पर गर्मियों में भारी वर्षा होती है और सर्दियों में क्या है, सूखा होता है। और यहाँ पर खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में जो है ये पाया जाता है CWG। अगला प्रश्न है दोस्त कि बुंदेलखंड की जो मिट्टी है, मिट्टी में पाई जाती है, बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है पश्चिम मैदान में या गंगा के मैदान तराई रीजन होगा या दक्षिणी पठार होगा? यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर बनेगा दक्षिणी पठार है बुंदेलखंड रीजन। ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पठारी जो पहाड़ी क्षेत्र है इनकी जो मृदा है बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्री कैम्बियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। यहाँ मृदा ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, दक्षिणी प्रयागराज और सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में मिलती है। इस मृदा के अन्य नामों में लाल मृदा, परवा, माड़, राकर एवं भोटा आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर जो मिट्टी है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राकर मिट्टी, कौन सी मिट्टी? राकर मिट्टी के बारे में पूछा गया है, कौन सा सही है? तो जो राकर मिट्टी है खासकर जो आपको मिलती है वो बुंदेलखंड रीजन में मिलती है। तो लिखा है कि इसकी पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो राकर मिट्टी, परवा मिट्टी अलग अलग है, तो इसे पड़वा मिट्टी के नाम से नहीं जाना जाता। बुंदेलखंड रीजन में राकर मिट्टी भी है, परवा मिट्टी है, मार है, ये सब पाई जाती हैं, अलग अलग होंगी। तो इनका नाम जो है सेम नहीं है, तो यहाँ पर पहला कथन आपका गलत होगा। दूसरा है कि इट्स कंटेन्स 30% ऑफ एल्यूमिनियम, इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं, तो जो तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं राकर मिट्टी में बुंदेलखंड रीजन में, तो ये आपका सही है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 60% ये भी गलत है। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों में ढालू क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। यह मिट्टी गहरी राकर और पतली राकर में बटी होती है। इस मिट्टी में तिल, चना और खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी के कुछ अन्य प्रकारों में काबर, मार और परुआ हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है और बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। ऊपरी गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में पहला जो यहाँ कथन दिया गया है, पहला है कि जो ये ऊपरी गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। पीसीएस 2024 प्रीलिम्स का प्रश्न है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस क्षेत्र की जो सिंचाई गहनता है वो 130% से 140% तक की है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर है, बोथ। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। भारत का कृषि जलवायु क्षेत्र 15 जोन में वर्गीकृत है। यहाँ उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु है। सघन कृषि क्षेत्र में की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तिलहन, दालें और कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, तो सिंपल सी बात उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। 2026 में आरओ की वैकेंसी भी आएगी। उत्तर प्रदेश में 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने 9 हैं, तो खासकर याद रखना है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में ही होती है, जो जून से सितंबर तक रहता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व और पूर्व में लगभग 100 मिलीलीटर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। प्रमुखतया जो दिखती है वो जलोढ़ मृदा है। कौन सी है मृदा? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मैदानी क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से गंगा हो गया और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती हैं। जलोढ़ मृदा जो होती हैं, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक तो बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं होती हैं, दूसरी खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। तो बांगर जो कि जानते हो नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है, जो बांगर होती है, जबकि जो नवीन मृदा है, नवीन जलोढ़ है, वो जो है आपको नदी के बेसिन पाई जाएगी। तो जो नदी के बेसिन के आसपास जो मिलती है वो बहुत अधिक उर्वर होती है और कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। वहीं पर जो पुरानी जो जलोढ़ है वो थोड़ा कम उपजाऊ होती है ना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह जो है किसके निकट है अधिकतम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा कर्क रेखा के निकट है। ऑप्शन डी सही जवाब। बुंदेलखंड का वास्तविक स्थानीय तापमान परिस्थितियों जैसे कि चट्टानी मिट्टी या चट्टानों से धुंध और विकिरण की कमी के कारण बहुत अधिक होता है। यहाँ उच्चतम औसत तापमान होने का जो कारण है, एक अन्य प्रमुख कारण इसका कर्क रेखा के समीप होना भी है। और कर्क रेखा के ज़्यादा अगर देखा जाए तो भूमध्य जो रेखा होती है ना, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, वहाँ पर उच्चतम तापमान होता है। कर्क रेखा तो आपका 23.5 डिग्री वाला है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 9 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि कितने आर्थिक क्षेत्र? 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 11 कृषि जलवायु क्षेत्र। तो जलवायु जो क्षेत्र हैं वो 9 हैं, ना कि 11 है, उल्टा लिखा है, 9 है, ठीक है। जबकि आर्थिक क्षेत्र जो है वो 4 हैं। वही रीजन वाइज, जैसे कि आपका बुंदेलखंड बटा हुआ है 7 जिलों में है ना। पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिलों वाला है, पश्चिमी आर्थिक जो क्षेत्र वो 30 जिलों वाला है, और जो आपका सेंटर वाला बसता है केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र है ना, उसमें 10 जिले आते हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र 11 नहीं 9 है और आर्थिक क्षेत्र जो है वो 4 है दोस्त। तो यहाँ पर ना तो पहला सही है ना दूसरा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है। बुंदेलखंड रीजन में जो है किस एक मिट्टी की जो है वो प्रमुखता है। तो बुंदेलखंड में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टियाँ आप जानते हो पाई जाती हैं, एक काली है, दूसरी लाल है। तो काली कपास की मिट्टी है ना, जो काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। दूसरा कौन सी प्रमुखता? वो लाल है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में 2 प्रमुख वर्ग की मिट्टी पाई जाती है, काबर और मार। इस तरह की मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है काली मिट्टी में, और उत्पादन क्षमता भी अत्यधिक होती है। लाल मिट्टी की बात की जाए तो इस मिट्टी को राकर और परुआ 2 समूह में विभक्त किया जा सकता है।
राकर और परुआ। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता है जो लाल मिट्टी है, इसमें उत्पादन क्षमता जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। इस मिट्टी की बृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की भाबर क्षेत्र में, कौन से रीजन में भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में मृदा का जो प्रकार है वो मिलेगा कंकरीली व पथरीली। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश की भाबर रीजन में कंकरीली एवं पथरीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। परवा मृदा को पड़वा या पड़वा भी कहा जाता है, जो कि हमीरपुर जालौन यानी बुंदेलखंड रीजन में, यमुना की तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर बिहाड़ों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः जो पाई जाती है वो कहाँ मिलेगी आपको, यानी कि नीचे साइड में आपको मिलेगी, है ना, झांसी ललितपुर वगैरह में। तो 12 पंखी दिया, सीतापुर गलत, एटा मैनपुर ये भी गलत, मिर्जापुर झांसी ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट आंसर बन जाता है। आगरा में भी नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं प्रश्न पीसीएस आरओ में पूछे प्रश्न है, हाईकोर्ट आरओ में पूछे गए हैं। लाल मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण जो है बालुका में लाल विंध्य चट्टानों के टटने फटने से जो है वो हुआ है। इस मृदा में नाइट्रोजन, लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी और लौह अंश की अधिकता पाई जाती है। तो लाल मृदा में लौह अधिक पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस है, चूना है, जैव तत्व इनकी क्या है, कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश की किन मंडलों में पाई जाती हैं। यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा आगरा एवं अलीगढ़ मंडल, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध न होने, नहरों से सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहने तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि के कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश की अलीगढ़, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, आनपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्त कि निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा ऋतु में भी सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होगी। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट रीजन होगा आपका, गोरखपुर जिला है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा है, जो कि लगभग 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में स्थित भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो कितनी है। शस्य जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र, जैसे कि स्टेटमेंट में दे दिया गया आरओ में, है ना, कि 9 आर्थिक क्षेत्र हैं, तो आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र बताया गया, जो कि इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। तो ये जो है आपके जो आरओ का पेपर कैंसिल हुआ वहाँ पर पूछा गया था 2024 में, जो हुआ था 11 फरवरी को। इसी तरह देखेंगे आप री एग्जाम में, तो स्टेटमेंट दे के पूछ लिया तो आप कहेंगे कि ये क्या है, आप कहेंगे ये PYQ रिपीट हुआ है ना। तो अब घुमा के पूछ ले, चाहे इधर का कान पकड़ो इधर का, पकड़ा तो कान ही जा रहा है, तो बात एक ही हुई। तो PYQ बहुत जरूरी है। PYQ आपके दिमाग में क्या है, रट जाना चाहिए। जितने भी PYQ पूछे जाते हैं यूपी के, उन सभी को आप दिमाग बैठा ली। लगभग 70 से 80 से 85% तैयारी आपकी रहेगी हरदम, यूपी का कोई भी पेपर हो। और एग्जाम पास करने के लिए उतना ही क्या है हो जाता है इंपॉर्टेंट। कृषि को प्रभावित करने वाले के कारकों जैसे कि मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल एवं मानव संसाधन आदि के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। भाबर एवं तराई रीजन हो जाता है, पश्चिमी मैदान है, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान हो गया, चौथा दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, पांचवा बीच वाला मध्य का हो गया, बुंदेलखंड रीजन हो गया छठा, सातवां उत्तर पूर्वी का मैदान ले लो, पूर्वी मैदान हो गया, विंध्य वाला रीजन हो जाता है 9वां। तो टोटल 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से क्या है, पोटास की कमी है, तो ये आपको मिलेगी जौनपुर में, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपद की मिट्टियों मृदा में मुख्यतः पोटास की कमी पाई जाती है। तो इसी तरह आपका पूरा जो चैप्टर रहा है, चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, दैट इज प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव से संबंधित प्रश्नों की ओर। चलिए अगला जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 4 है, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्यजीव। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है। जो कछुआ अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में है।
कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टेंगरा और मांगुर सहित मछलियों की प्रजातियों का भी घर है। दूसरा प्रश्न है कि कछुआ वन्यजीवन अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट है कि जो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले में स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था। किसका? मीठे पानी का। तो ये कथन भी सही है। देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वाराणसी का है, देश का पहला। दूसरा है कि कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? घड़ियाल के संरक्षण के प्रयासों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और ये अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? गोंडा में। गोंडा में वन विभाग ने किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, गोंडा में बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी सरजू नदी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है। यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू जो नदी है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा की चमक? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है? चंदौली में। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, चंद्रप्रभा, जो चंदौली जिले में स्थित है। यह ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकारा आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रहा है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष घोषित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1972 में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 ईस्वी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह टाइगर, तेंदुए, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर एवं पक्षियों का घर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व आपका लखीमपुर खीरी होगा। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका मेरठ साइड है। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव की बात करें तो ये आपका प्रतापगढ़ है। यहाँ पर प्रतापगढ़ में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है एमपी में, ना कि यूपी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सबसे छोटा पूछा गया है और यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन वी, है ना। वैसे यहाँ पर पटना होना चाहिए। पटना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? एटा में है। पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है। यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 108 हेक्टेयर में है। कितना? 108 हेक्टेयर में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जो पक्षी विहार है वो पटना एटा का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूसू। ऑप्शन डी है सही जवाब। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वर्ष 2009 में घोषित किया गया था। इसे सूसू भी कहा जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा क्या है? राइट आंसर होगा दुधवा
नेशनल पार्क का एक हिस्सा है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। राइट आंसर ऑप्शन सी है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। यह एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। यह अभयारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह अभयारण्य जो आपका तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, वार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सूअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभयारण्य शाल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगलों से आच्छादित है। जबकि कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात किया जाए तो उत्तराखंड में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। और ये आपका जो नंदा देवी है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है कि कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी प्लास्टिसु, है ना। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल हो गया, पलास है, अंजीर, अमलतास आदि हैं। जबकि नदी तट के नाम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य उत्तर किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए घर है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से जो विलुप्त प्राय प्रजाति वाले घड़ियाल हैं, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की जो डॉल्फिन यानी सूसू की रक्षा के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल कितना है। तो लेटेस्ट जो वन स्थिति रिपोर्ट है इसके अनुसार आपको बताना है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो डाटा है वो मिसमैच होगा। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो वन आवरण है वो 6.24% है। वृक्षावरण 3.72% है। अतः यहाँ विकल्प में कोई सही नहीं है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में। कुछ जिलेवार जो है यहाँ पर क्षेत्रफल की हिसाब से सर्वाधिक के अनुसार दिए गए हैं। सर्वाधिक जो वन आवरण है क्षेत्रफल में वह सोनभद्र है। इसके बाद दूसरे नंबर पर खीरी है, तीसरे पर मिर्जापुर है, चौथे पर पीलीभीत है, पांचवीं पर चित्रकूट है। तो यदि पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, क्रमशः मिलान कीजिए तो सोनभद्र, फिर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है। लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी इटावा में। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित हो रही है। ये 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। ध्यातव्य है कि इटावा लायन सफारी को पहली बार वर्ष 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। अगला है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। 5 हैं दोस्तों, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो 5 पे चल रही बात तो ऐसे 4 है वर्तमान परिप्रेक्ष्य, तो 4 ही ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर होगा। कुल 4 टाइगर रिजर्व दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि दुधवा नेशनल पार्क वाला होगा, फिर पीलीभीत रिजर्व है, फिर अमनगढ़ है जो कि आपका जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला उसका बफर जोन है, रानीपुर जो कि चित्रकूट में है वन्यजीव अभयारण्य, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य की अधिसूचना की मंजूरी दी है, यानी चौथे टाइगर रिजर्व की, जो कि बुंदेलखंड रीजन में एक ही होगा, यानी चित्रकूट का रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में। टोटल कितने होंगे? 4 होंगे वर्तमान। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है। दुधवा को यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा दोस्त। दुधवा को किस लिए? सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन तेंदुआ। कौन होगा? तेंदुआ। निम्नलिखित में तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसको जाना जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो कि भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य पूछा गया है। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये अभयारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। और अन्य जैसे कि चंद्रप्रभा आपका चंदौली में है, किशनपुर आपका लखीमपुर खीरी होगा, कतरनिया घाट वन्यजीव बहराइच में होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है।
वखीरा वन्यजीव आपका उन्नाव जिला बताया गया है, जो कि गलत होगा। वखीरा जो है आपका संत कबीर नगर में होगा। ओखला वन्यजीव ललितपुर बताया गया, जो कि गलत होगा। ओखला आपका उधर पड़ जाता है, ओखला यानी गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थित होगा, ये भी गलत है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बताया गया हरदोई जिला, ये आपका सही है। महावीर स्वामी बस्ती वन्यजीव बस्ती बताया गया है कि ललितपुर होगा, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नवाबगंज पक्षी विहार, कौन सा नवाबगंज पक्षी विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये तो सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य होगा और ये नवाबगंज, इसको चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका पड़ता कहाँ पर है? उन्नाव जिला में। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश की उन्नाव जिले में स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। यह अभ्यारण्य 224.6 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दैट इज कीथम झील। ये कीथम झील किस का प्राकृतिक आवास है? कीथम झील जानते हो उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और कीथम झील सूर सरोवर को जो है, जो 10 आर्द्रभूमियाँ हैं यूपी में, उनमें ये शामिल है। तो ये पूछा गया है प्राकृतिक आवास है किसका? यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा सारस क्रेन अथवा चेत्तीदार गिद्ध का। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील सारस क्रेन चेत्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास। यह झील भारत के आगरा जिले में स्थित है। इसी वर्ष 2020 में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था। वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र को सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। यह अभ्यारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे तालाब भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है? तो दुधवा जो नेशनल पार्क है, इस पूछा गया है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश का एक ही नेशनल पार्क है और यह 490.3 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर बन जाता है। और इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी, 1977 में, जो कि बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज उन्नाव में होगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए सही जवाब बन जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य किया गया है, और उत्तर प्रदेश की कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित यह अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा तो होगा, कान्हा होगा नहीं, आपका एमपी में पड़ जाता। अमनगढ़ भी है। बांधवगढ़ आपका एमपी में होगा, तो ये भी नहीं होगा। पीलीभीत हो जाता है। बांदीपुर आपका कर्नाटका है, ये भी नहीं होगा। रणथंभौर आपका होगा नहीं, राजस्थान। इसके बाद आपका ये राजाजी उत्तराखंड में, तो ये भी नहीं होगा। अमनगढ़ आपका यूपी है। बांधवगढ़ एमपी होगा, नहीं है। पीलीभीत यूपी है, बांदीपुर नहीं है। दुधवा हो जाएगा, अमनगढ़ है, पीलीभीत है। इसके बाद रानीपुर है, जो कि 4 अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश बाघ हैं, तो बाघ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में 4 है। दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत है। इसके अलावा रानीपुर है, तो रानीपुर दिया नहीं है, तो यही राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभ्यारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं उत्तर प्रदेश में दिया गया है? तो चंद्रप्रभा जो कि आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, जो कि वाराणसी में जो है भी फैला थोड़ा बहुत, तो ये चंदौली लगभग जो है ज़्यादा है, तो ये वाराणसी दिया, तो ये आपका सही है। कतरनिया घाट वन्यजीव पीलीभीत बताया जाए कि गलत होगा, बहराइच पड़ेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, जो कि सही है। रानीपुर जो है आपका रानीपुर अभ्यारण्य की बात करोगे तो ये भी आपका रानीपुर अभ्यारण्य, तो ये आपका चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि प्रयागराज के पास है, तो उसको कह सकते हैं, है ना, मिलान कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो चित्रकूट है दोस्त, क्या है? चित्रकूट है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 25 है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो आप जानते हो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम अब 2015 में हो गया क्या? चंद्रशेखर आज़ाद। तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है, जो उन्नाव में है, जो कि सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य दिए गए हैं, जैसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य नाम वर्तमान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर है, ये तो उन्नाव में है। सांडी आपका हरदोई में है। समसपुर रायबरेली में पड़ता है। शमन मैनपुरी है। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में पड़ेगा। अगला प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहा है। सुरहाताल प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य जो है, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुरहा जयप्रकाश नारायण के नाम पर, तो ये आपका बलिया में है। ऑप्शन हड्डी आपका राइट आंसर है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी भी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में लोकेटेड है। यहाँ पर होगा वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट। अगला प्रश्न क्या है कि वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा हुआ है। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाता है दोस्त, किस वर्ष शुरू की गई थी पूछा है, तो सही जवाब यहाँ पर बन जाएगा 2012-13 में, ऑप्शन बी। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई थी। इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना है। अगला प्रश्न है कि किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दलदल हिरण, जो आके आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय है, दलदल हिरण या बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंघा भी कहा जाता है। इस अभ्यारण्य में सांभर, चीता, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभ्यारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फुले नगर यानी अमरोहा जिलों में भी है। आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर विकल्प डी माना है, जो कि बाघ है, लेकिन होना चाहिए दलदल हिरण। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव है जो कि अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में, किशनपुर वन्यजीव की 1972 में, चंबलवाला 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित नहीं किया गया है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में की गई थी। नोट क्या है कि 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। तो स्थापना 1975 में और घोषणा 1976 में 31 मई को। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, तो सबसे पक्षी विहार अगर पूछा जाए तो सबसे पुराना पक्षी विहार आपका चंद्रशेखर वाला है, यानी नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव वाला। और सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाए, है ना, तो ये होगा आपका चंद्रप्रभा चंदौली वाला। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जनपद होगा चंदौली, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार या अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार की बात करेंगे तो यह उत्तर प्रदेश की महोबा जिले में है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो विजय सागर पक्षी विहार जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो यह आपका किसका हिस्सा है? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा जिम कॉर्बेट का, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है जो कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल लगभग 578 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2012 में बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कौन सा मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? मयूर, राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वृंदावन मथुरा में, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं वन्यजीव अभ्यारण्य और उनका लोकेशन बताया गया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जनपद ललितपुर में बिल्कुल सही है। लाख बहोसी अभ्यारण्य कन्नौज में बताया गया है, ये भी आपका सही होगा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को जनपद बलरामपुर बताया गया, किशनपुर क्योंकि आपका लखीमपुर खीरी में हो गया, तो ये आपका क्या है गलत है, तो यही राइट आंसर होगा, यही सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कैमूर मिर्जापुर व सोनभद्र जिले की सीमा पर होगा, तो ये भी आपका सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाता है। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क आपका लखीमपुर खीरी होगा, जो कि एक ही है यूपी में नेशनल पार्क। तो आपको यह तथ्य भी याद रखना है, नदी कौन संबंधित बीच में होगा। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है, मोहना और सुहेला नदी, कौन सी नदी, मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा टाइगर रिजर्व उद्यान के रूप में इसको आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है एक अन्य आरक्षित क्षेत्र दैट इज किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। 3 नदियों को भी याद रखना है ना, मोहना और सुहेला नदी, क्योंकि नदी से संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। किशनपुर वन्य जीव, लखीमपुर खीरी, सुरहाताल बलिया है, कतरनिया घाट बहराइच है, कालेसर नहीं होगा। यही राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बन जाता है, क्योंकि कालेसर यूपी में नहीं, कहाँ होगा, हरियाणा में। अगला है उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पक्षी अभ्यारण्य दिए गए हैं, कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, आपको बताना है। पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपका एटा में है, ये एटा में होगा। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल वाला आपका बलिया में है, कहाँ है दोस्त, बलिया में है। चित्रांगुंडी पक्षी अभ्यारण्य की बात की गई, तो ये आपका चित्रांगुंडी आपका तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु है, तो ये तो होगा नहीं। दुधवा नहीं है, ये उधवा है, तो दुधवा तो यूपी में, लेकिन उधवा पूछा गया तो उधवा जो है आपका झारखंड में है, कहाँ है, झारखंड में, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर पूछा कौन सा स्थित नहीं है, इन तीसरा और चौथा, राइट आंसर ऑप्शन डी सही जवाब बन जाता है। अगला प्रश्न 2004 में पूछा हुआ है, तो ये वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से होना चाहिए वन क्षेत्रफल, है ना। तो आपको लेटेस्ट जो डाटा 2023 वन रिपोर्ट है इसके हिसाब से देखना है, क्योंकि हर दूसरे साल में आती वन रिपोर्ट। 2025 वाली अब आएगी, अभी आई नहीं, तो आएगी उसको देखना एग्जाम के पहले, अब आएगी नहीं, उसके पहले जो आएगी अपडेट होंगे, है ना। तो 2023 वाली आपको देखना है। तो कुल जो वृक्षावरण है उत्तर प्रदेश में वो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। वहीं पर कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है, तो 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96% है। अगला प्रश्न है दोस्त कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है वन महोत्सव सप्ताह, तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 है, यहाँ पर पक्षी विहार दे रखे हैं और उनका लोकेशन मिलान करना है। नवाबगंज पक्षी विहार यानी चंद्रशेखर आज़ाद शहीद, तो ये होगा आपका उन्नाव में सबसे पुराना वाला। इसके बाद आपका ओखला है, जो कि आपका जाएंगे कहाँ, दिल्ली साइड में चले जाएंगे, यानी आपका नोएडा यानी गाजियाबाद वाली तरफ हो जाएगा। शमसपुर आपका हो जाएगा रायबरेली, पार्वती अर्गा आपका गोंडा। इस तरह यहाँ पर मिलान करेंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो एग्जैक्ट लोकेशन होनी चाहिए इसका ओखला का, वो यहाँ पर नोएडा दिया नहीं, तो इसके आसपास आप लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पर कूट का मिलान करना है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक का पड़ता है दोस्त, सिमलीपाल उड़ीसा होगा, मानस असम में होगा। अब राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उस समय यही पड़ता था, है ना, उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह मिलान करेंगे तो 2, 4, सी का सिमलीपाल उड़ीसा 3 होगा और डी का 1 होगा। तो 2, 4, 3, 1 राइट आंसर होना चाहिए कूट का, 2, 4, 3, 1 यानी ऑप्शन बी सही जवाब है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राजा जी आपका उत्तराखंड में चला गया है। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड जो है अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, उसके पहले यही था। और प्रश्न 1998 में पूछा गया तो पुराना, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपका राजा जी आपका उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित तो नहीं है, वो बताना है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नबीर को बताया गया है, सही नहीं है पूछा, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी आपका संत कबीर नगर बताया गया जो कि यूपी का, तो गलत होगा, बिहार भागलपुर होना चाहिए। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर होगा आपका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका करनाल हरियाणा है। तो यहाँ सभी सही है। राइट आंसर क्या है, गलत पूछा था तो ऑप्शन ही सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सीर सफारी स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर होगा इटावा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है यूपी का, तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा है, सोनभद्र है फिर खीरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सोनभद्र। ठीक है, तो वन क्षेत्रफल में वन आच्छादित पूछा तो ये प्रतिशत के हिसाब से वो भी होगा। ठीक है, सोनभद्र, इसके बाद फिर चंदौली, फिर श्रावस्ती है। अगला है आपका सुरहाताल पक्षी विहार यानी जयप्रकाश नारायण, कहाँ, बलिया, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है। सुरहाताल गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह जो ताल है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। शमशपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली होगा। राइट आंसर ऑप्शन ई सही जवाब बन जाता है। तो शमशपुर आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश है। वेदांगल आपका तमिलनाडु में है। घाटप्रभा कर्नाटका, जायकवाड़ी महाराष्ट्र है और चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश में है। 2015 में पूछा है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये अपने आप में पूर्ण प्रश्न है ही नहीं, भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या स्थिति कुछ पता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम तो 25 नवंबर 1974 को, ऑप्शन सही जवाब बन जाता है। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वन उपज के वैज्ञानिक विदोहन के स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम है 1974। इसके अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण यानी बाघ टाइगर रिजर्व इनकी बात की जा रही है। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं आपका, है ना। दुधवा है आपका, अमनगढ़ है, पीलीभीत है और रानीपुर है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अमनगढ़। ठीक है, बाकी सरिस्का आपका राजस्थान है, पन्ना एमपी में है, जिम कार्बेट यूके में, उत्तराखंड में। तो ये आपका यूपी में अमनगढ़ है जो कि किसका है, जिम कार्बेट का जो है बफर जोन है। तो यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन बी सही जवाब है क्योंकि लोकेशन यूपी का पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए, अब तो 4 हो गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा है, 1987 में बनाया गया था दुधवा। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर की है जिसकी घोषणा 12 में। तीसरा आपका पीलीभीत 2014 में। हाल ही में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य को भी घोषित किया गया है। तो इस तरह 4 हो गए हैं। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973, तो बाघ संरक्षण भी आपसे पूछा जाता है परियोजना 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी द्वारा देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था बाघ संरक्षण परियोजना का। तो इन्हीं 51 प्रश्नों के साथ ये चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर नंबर 5 है जहां पर नदियां, झीलें एवं आर्द्रभूमियों से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है। तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, दैट इज आपका होगा सरयू। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 13 अप्रैल 2025 को पूछा हुआ UPSSC असिस्टेंट स्टोर कीपर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 की तरह। सरयू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या शहर से होकर प्रवाहित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, जैसे बाराबंकी वगैरह जब निकलेंगे तो वहाँ घाघरा के नाम से है। ये छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से होता है। तो सरयू नदी का जो उद्गम है वह उद्गम जो कहाँ से होता है, तिब्बत के पठार से निकलती है। तिब्बत का पठार कौन सा है, मापचा चुंगो हिमनद ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम। सरयू नदी जो अयोध्या बहती है तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है और छपरा में बिहार के पास यानी बिहार में
छपरा के पास जो है गंगा में जाके क्या है मिल जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? 28 जिलों से होकर। देख रहे हैं किस तरह UPSSC के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है ना। कितने जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? अभी हाल ही में 11 मई 2025 को यानी इसी साल पूछा गया है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले में UPSSC के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी तरह जो है सभी पेपर्स में UPG के 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कंप्यूटर के भी। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं UP के SSC के द्वारा जो भी पेपर कराए जा रहे हैं। जैसे कि हाल में आपने देखा कि लेखपाल का जो सिलेबस उसमें भी 20 प्रश्न GK के UP वाले और 15 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। बाकी GS वाले तो है ही हैं, 5-5 प्रश्न उसको सेग्रीगेट कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सबसे लंबी जो नदी है आप जानते हो गंगा नदी, यही 28 जिलों से होकर बहेगी। ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा जो नदी है उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न युग्म में से कौन सा युग्म शहर नदियाँ सही सम्मिलित नहीं है? जैसे कि सुल्तानपुर के पास गोमती नदी को बताया गया है जो कि आपका बिल्कुल सही होगा। गोरखपुर राप्ती नदी संबंधित गंगा, कानपुर गंगा नीरा के किनारे होगा। बेतवा मथुरा को बताया, मथुरा आप जानते हो क्या है, यमुना है। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शन सी आपका गलत है। तो यही क्या है, सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाता है। तो सुल्तानपुर गोमती नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती, मथुरा यमुना, कानपुर गंगा। जबकि उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है कि काशी जो भारत की सबसे पवित्र शहरों में से एक है, किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना गया है। वाराणसी को, काशी को। गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से निकलती है जहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 5 है कि बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है किस नदी का है? बुंदेलखंड रीजन में। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बेतवा नदी है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। वहीं पर केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? तो गंगा भी बहेगी, यमुना है, राम गंगा भी है, लेकिन यहाँ पर झेलम दे रखा है। झेलम नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बेतस्ता नदी है। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर की है। तो प्राचीन नाम भी पूछ लिया जाता है मिलान करके, जब एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। जैसे रावी का परसुड़ी है ना, झेलम बेतस्ता हो गया, गोमती का गोमल, इस तरह जो है। अगला प्रश्न है कि फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? फुलहर झील को पूछा गया है। फुलहर जो गोमती है आपका, आप जानते हो फुलहर लेक्स निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों। फुलहर झील जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही हुआ है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो दमदमा झील हरियाणापुर में, सुल्तानपुर झील भी क्या है, जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपका हरियाणा, सुल्तानपुर झील भी है। कोटला असल एवं बड़खल झील हो गया। वहीं पर छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जो झीलें, सतरेंगा झील हो गया, बूढ़ापारा झील है, दलपत सागर झील है। गुजरात की प्रमुख झीलें कनकरिया झील, थोल झील, सूरसागर झील आदि हैं। अगला प्रश्न है सुरहा ताल। सुरहा ताल एक क्या है? एक झील। कैसी झील है? चाप, ज्वालामुखी, कृत्रिम या विवर्तनिक। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सुरहा ताल जो है एक कृत्रिम झील है, या चाप झील या ज्वालामुखी विवर्तनिक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुरहा ताल जो कि बलिया साइड में पड़ेगा। तो ये आपका बनेगा चाप। राइट आंसर जो बनेगा आपका वो एग्जैक्ट वो क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब बनेगा, चाप है। सुरहा ताल पक्षी विहार भी पढ़ते हैं। सुरहा ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित है।
एक प्राकृतिक गोखुर झील है ये चाप गोखुर झील, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहाताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 9 है कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है अशोक स्तंभ? राइट आंसर होगा गंगा और घरुड़ा है। वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों की संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ धाम एक स्तूप है, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला जो उपदेश है वो 5 अनुयायियों के सारनाथ में ही दिया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, आपको बताना है। पहला है कि राम गंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। राम गंगा जो नदी है कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया प्रश्न है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया है कि राम गंगा जो नदी है कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। बेतवा नदी को बताया गया प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, जो कि यह गलत होगा, क्योंकि जो बेतवा नदी है वह प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो ये होना चाहिए हमीरपुर यहाँ पर प्रयागराज की जगह, तब सही होता है, इसलिए गलत हो गया। तो राइट आंसर केवल एक होगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, कहाँ? यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अलीगढ़ में। कहाँ दोस्त? अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। कैसी झील है? ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है, राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में। अगला प्रश्न है, कथन दिए गए हैं, सही कूट से सही उत्तर चुनना है। कथन पूछा जा रहा है कि सूर सरोवर रामसर जो स्थल है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सूर सरोवर रामसर स्थल के बारे में पहला स्टेटमेंट है कि जो सूर सरोवर रामसर है ना, ये आपका बताया गया है क्या है, ये आपका लखीमपुर खीरी है, जो कि गलत होगा। कहाँ पर है? आगरा में है दोस्त। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। दूसरा है कि यह एक मानव निर्मित जलाशय है, मानव निर्मित झील। तो सूर सरोवर ताल ही क्या है? मानव निर्मित बताया कि जो कि सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो केवल 2 यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है, जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 91 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत वर्तमान स्थिति के अनुसार देखेंगे रामसर स्थल की संख्या के मामले में तमिलनाडु 20 के साथ पहले स्थान पर, दूसरे पर उत्तर प्रदेश अपना है, 10 का स्थल है रामसर। तो यूपी में कितने रामसर स्थल हैं? 10। प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में इंटर करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जैसे कि प्रयागराज हो गया, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर है, बलिया, ये सब हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको बताना है, जो विकल्प दिए गए हैं, कि कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर हो गया आपका, है ना, आगरा वाला। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य हो गया रायबरेली वाला। सरसई नवार झील है जो कि इटावा में है। सुरिसर जो मानसर झील है, ये झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये जम्मू कश्मीर केंद्र जो शासित प्रदेश जम्मू जिले में स्थित है ये, ठीक है। तो ये आपका होगा JNK में, तो यही नहीं होगा यूपी में, यानी ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। सोन नदी की बात किया जाए तो सोन नदी आपका MP में जो अमरकंटक वहाँ से निकलकर उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट और मिर्ज़ापुर जिलों में प्रवाहित होकर जो है पटना में जो है निकलती है, जाकर के गंगा नदी मिलती है। हिंडन नदी आप जानते हो, आलमगीरपुर मेरठ का जो सबसे आपका जो चारों कोना पूछा जाता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाला, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सबसे जो आपका पूर्वी छोर है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ का, जो हिंडन नदी के किनारे ही है, ठीक है। तो हिंडन नदी भी क्या है, यूपी में प्रवाहित होगी आपकी। इसके बाद है आपका शारदा नदी की बात। तो शारदा नदी भी जो है उत्तराखंड राज्य से पिथौरागढ़ से निकलती है और उत्तराखंड व नेपाल की सीमा में निर्धारित करती है, उत्तर प्रदेश प्रवाहित होकर जो बाराबंकी के पास निकट जो है वहाँ निकलती है ना, बाराबंकी बरहम जो घाट है
उसके बाद वहीं से निकल कर घाघरा में जो है मिल जाती है। तो गंडक नदी की बात की जाए तो गंडक अभी तो बहती है, बच्चा ही क्या है इसमें। चलिए, ये प्रश्न रहा है डिस्प्यूटेड टाइप में। गंडक नदी का जो उद्गम है नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसी शालिग्राम या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी या शब्द गंडकी कहते हैं। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की बात की जाए है ना, तो वही अमरकंटक निकलेगी। फिर हिंडन नदी की बात की जाए, सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फर शामली गाजियाबाद होते हुए गौतमबुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य की पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। तो इन विकल्पों में आप देखेंगे तो कोई विकल्प क्या है, उत्तर सही नहीं है। चलिए, आयोग ने वैसे इसका उत्तर सी माना है, नहीं होना चाहिए। ठीक है डिस्प्यूटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, झील दिए गए हैं और उनका स्थान मिलान करना है, कौन सा सही सुमेलित तो नहीं है आपको बताना है। सौज झील को मैनपुरी स्थान बताया गया है। सीखा झील अलीगढ़ में है, ये भी आपका सही है। वखीरा झील है ना, वखीरा आपका संत कबीर नगर है। सरसई झील की बात करोगे तो ये आगरा दिया गया है, जो कि गलत होगा, इटावा होना चाहिए, इसलिए क्या है, यही राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। गंगा वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। सुल्तानपुर गोमती हो जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे होगा। गोरखपुर राप्ती नदी से संबंधित होना चाहिए था, जहाँ पर कोसी दिया गया है बिहार की शोक नदी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, राप्ती होना चाहिए था, इसलिए क्या ये गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाता है। अगला प्रश्न है कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात है। यूपीपीएससी वेटिंग ऑफिसर 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है और यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इन विकल्पों में देखेंगे तो सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होगा, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ के सीसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश की सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। नगर कस्बा और नदियों से संबंधित। विठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर भी आपका गोमती होना चाहिए था, गोमती, कौशाम्बी, यमुना, तो ये भी आपका सही है, कौन सा सुमेलित नहीं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित वाला क्षेत्र है। होगा रीजन कौन सा, पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का जो दोआब है, इसको मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। कौन सी, तो पश्चिमी यमुना नदी और पूर्वी सीमा गंडक नदी निर्धारित करती है विशाल मैदानी प्रदेश की। इसका जो ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है। यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। और इस प्रश्न दृष्टिकोण से सही उत्तर जो है वो विकल्प वी है। अगला प्रश्न यहाँ पर कूट का सही मिलान करना है। नगर दिए गए हैं और नदियाँ संबंधित होंगी, बताना है। चित्रकूट की बात करेंगे तो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित होगा। जौनपुर की बात करोगे तो गोमती नदी हो जाएगा। मथुरा यमुना होगा ही। अयोध्या की बात करोगे सरयू। तो राइट आंसर ए का 4 है, 2 का, वी का 2 होगा, सी का 1 है और डी का 3 हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। इनमें आप देखेंगे तो रामसर जो स्थल है, तो रामसर स्थल के रूप में नामित तो सबसे पहला यहाँ पर जो है ऊपरी गंगा नदी है ही है। इसके अलावा वर्तमान समय में पार्वती अर्गा भी है। इसके अलावा आपका
सूर सरोवर जो कि कीथम झील आगरा वाली ये भी है। तो यहाँ पर पूछा गया नामित किया गया तीनों होंगे आपके, ठीक है। नहीं होता तो ऑप्शन सी हो जाता। तो बेसिकली आपको प्रेजेंट के टाइम पे के अनुसार देखेंगे तो 3 जो है इसमें होंगे आंसर, है ना। तो सभी हो जाएंगे यहाँ पर सुरहाताल को छोड़ करके। तो उत्तर प्रदेश वर्तमान में जो 10 रामसर स्थल हैं, सरसई नंवर झील हो गया, शमन मैनपुरी है, शांडी हो गया, है ना, समशपुर है, पार्वती अरगा है, नवाब है, सूर सरोवर है, हैदरपुर, तो ये सब हैं। तो ये सब इसीलिए जो है पूरा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसमें 3 होंगे। तो इस तरह पूरा का पूरा जो चैप्टर रहा है, चैप्टर नंबर 5 आपका वो कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर आपका 6 नंबर होगा।